थे चंद के कमरे में दाखिल, वो अपने बिस्तर से उछल कर खो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए और एक सफेद चिट्ठी दिखाई, जिस पर किसी बिल्ली जैसे जानवर का लाल और सुनहरा मोम का निशान लगा था। सुबह सुबह एक सिपाही ये संदेश लेकर आया था, क्षणा ने कहा। चैतन्य ने चिट्ठी उसके हाथ से ली। उसने इसके बारे में कुछ और बताया? चैतन्य ने पूछा। बस इतना कहा कि ये एक इनविटेशन है, क्षणा ने जवाब दिया। चैतन्य ने चाकू से लिफाफे का ऊपरी हिस्सा काटा और अंदर का लेटर निकाला। उसने लेटर खोला और चिंटू 4 को इसके शब्दों और व्याकरण का एनालिसिस करने को कहा। यूना के मुताबिक पॉलिटिक्स में ऐसे छोटे छोटे विवरण बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इनसे छिपे हुए संदेशों का पता चल सकता है। ड्यूक स्टेल्थ आपको आज रात अपने शानदार महल में एक फॉर्मल डांस बॉल के लिए इनवाइट कर रहे हैं। इसमें कई और नाम भी हैं, जो शायद बॉल में शामिल होने वालों के हैं, चिंटू 4 ने डिटेल में बताया। चैतन्य ने पत्र में लिखे नामों को देखा, जो उसे बिल्कुल अनजान लगे। ये नाम जाने पहचाने हैं, चिंटू 4 ने कहा। शैडो ऑर्किड की कल रात की जानकारी के मुताबिक इनमें से ज्यादातर लोग अंगद सिटी की बड़ी बड़ी कंपनियों और बिजनेस के मालिक या मैनेजर हैं। तो लगता है ड्यूक ने बिजनेस मालिकों और कुछ हाई प्रोफाइल रॉयल लोगों को भी बुलाया है। कोई खास मौका है क्या? चैतन्य ने पूछा। लेटर में बॉल का मकसद नहीं बताया गया, लेकिन एक तर्क संगत आइडिया से कह सकता हूं कि ये लोगों को आपस में मिलाने जुलाने और नेटवर्किंग का एक तरीका है। तुम्हारे पिछले जन्म के मध्यकाल में ऐसे इवेंट्स आम थे। चैतन्य को याद आया कि उसने ऐतिहासिक ड्रामा और फैंटेसी फिल्मों में ऐसे सीन देखे थे। बड़े बड़े गाउन पहने औरतें, सुनहरे सूट में पुरुष एक दूसरे के साथ नाचते हुए और बैकग्राउंड में लाइव बैंड। ये कुछ वैसा ही लग रहा था। मैं तो डांस करना जानता ही नहीं, तुम मेरी मदद करोगे ना? चैतन्य ने चिंटू 4 से पूछा। अरे ऐसा थोड़े ही है कि लोग एक 11 साल के लड़के से डांस करने को कहेंगे, लेकिन अगर तुम अकेले डांस करना चाहो तो मैं खुशी खुशी मदद करूंगा, चिंटू 4 बोला। तुम तो बड़े तीखे हो गए हो, चैतन्य ने हंसते हुए कहा। लेकिन चिंटू 4 ने उसकी बात अनसुनी कर दी। क्योंकि वो पहले ही ड्यूक से मिलने की सोच रहा था, उसने निमंत्रण स्वीकार करने का फैसला किया। मुझे जगाने के लिए शुक्रिया, क्षणा। क्या तुम ऑर्किड के टेलर से कह सकती हो कि मेरे लिए एक अच्छा सा सूट तैयार करें? चैतन्य ने कहा ना। सफेद शल्कों वाली ड्रैगन बोर्ड ने मुस्कुराते हुए हां में सिर हिलाया। बिल्कुल लॉर्ड चैतन्य, मैं सुनिश्चित करूंगी कि वो ऐसा सूट बनाई जो आपकी ग्रेटनेस को सूट करे। चैतन्य ने उसे हद से ज्यादा न बोलने को कहा, लेकिन क्षणा ने उसकी बात सुनी ही नहीं और कमरे से निकल गई। मुझे शायद यूनासी से सलाह लेनी चाहिए, वो पॉलिटिक्स में माहिर है, चैतन्य ने सोचा। चैतन्य यूनासी के कमरे की ओर गया और दरवाजा खटखटाया। पल भर में ही एग्जा ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। तुम तो बड़े अच्छे मूड में हो, चैतन्य ने ऑग्रे बैटलमेट से कहा। हां, एग्जा ने गर्व से कहा। तुम्हारे एक सिटीजन राका ने मुझे उनके ट्रेनिंग सेशन में शामिल होने दिया। उसका पतला दुबला शरीर भले हो, लेकिन उसकी चालों में गजब की ताकत है। चैतन्य ने रेड मंकीज को हॉब मंकीज में बदल दिया था, जैसा उसने पेंडाईलैंड्स में किया था। अब वे राका के अंडर में मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि अपनी नेचुरल टैलेंट को और निखार सकें। राका, जो पिछले जन्म में 9 स्टार जनरल था, से एग्जा को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, भले ही वो खुद 7 स्टार फाइटर थी। मुझे माफ करना, मैं ट्रेनिंग के लिए लेट हो रही हूं, एग्जा ने कहा और चैतन्य व यूनासी को कमरे में अकेला छोड़कर चली गई। यूनासी अभी कमरे में बैठी पेपर वर्क कर रही थी ताकि अंगद सिटी में उनका काम आगे बढ़ता रहे। बिखरे बालों साथ यूनासी काफी बिजी लग रही थी, लेकिन चैतन्य के कदमों की आहट से यूनासी का ध्यान अपने काम से हट गया। तुम्हें कुछ चाहिए? यूनासी ने सर ऊपर उठाया तो चैतन्य को देखकर अपने बिखरे पेपर्स सेट करते हुए पूछा। हम्माम, ड्यूक ने मुझे एक बॉल में बुलाया है। चैतन्य ने लेटर में लिखी सारी बातें यूनासी को बताईं और फिर उससे सलाह मांगी। मैं तुम्हारे साथ क्यों ना चलूं? यूनासी ने सुझाव दिया। चैतन्य ने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब सोचने पर यह आइडिया सही लगा।
एक डिप्लोमेट के तौर पर यूनासी ड्यूक के साथ उसकी मीटिंग में बातचीत में मदद कर सकती थी। ये तो बढ़िया है, चैतन्य ने कहा। हम आज रात साथ जाएंगे। इधर ऑर्किड कंपनी के मैन कॉरेस्पॉन्डेंट जिमी ने अपने पेपर पर आखिरी शब्द लिखे। स्याही अभी सूखी भी नहीं थी, लेकिन वो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया और उसने लिखा हुआ पूरा पेपर शुरू से अंत तक पढ़ डाला। उसके सीने में गर्व की लहर दौड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी पहली पब्लिकेशन देख रहा था, जो अखबार के पहले पन्ने पर छपने वाली थी। जिमी तुरंत ऑर्किड हेडक्वार्टर से बाहर निकला, डिपार्टमेंट स्टोर में ग्राहकों को चकमा देते हुए बाहर की ओर भागा। कुछ मिनट बाद जिमी अखबार कंपनी के दफ्तर पहुंचा और सीधे चीफ एडिटर को अपना पेपर सौंप दिया। वो आदमी ही अखबार में छपने वाले हर शब्द का फैसला करता था। चीफ एडिटर का डेस्क कागजों के ढेर से भरा था और वो बहुत बिजी लग रहा था। क्या है, तुम्हें पता है ना कि मैं नए लोगों से डील नहीं करता, उसने चिढ़कर कहा। जिमी ने परवाह नहीं की और डेस्क के पास चला गया। प्लीज इसे पढ़िए, फिर आप देखेंगे कि ऑर्किड कंपनी आसमान छूने वाली है, जिमी ने खुश होते हुए बताया। ये सुन एडिटर ने जिज्ञासा से सिगरेट मुंह से निकाली और जिमी का पेपर ले लिया। ऑर्किड कंपनी इन दिनों अपने नए डिपार्टमेंट स्टोर, टॉम्ब में परफॉर्मेंस और एरेना में कामयाबी की वजह से शहर में चर्चा का विषय थी। इसलिए एडिटर ने इसे एक मौका देने का सोचा। पहले तो उसकी नजरें उदासीन थीं, लेकिन जैसे ही उसने पेपर के बाकी हिस्से पढ़े, उसका चेहरा धीरे धीरे एक्साइटमेंट, फिर हैरानी और आखिर में विस्मय में बदल गया। उसने शायद पेपर को 3 बार पढ़ा, लेकिन उसके चेहरे का शौक कम नहीं हुआ। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही है? एडिटर ने गंभीर नजरों से जिमी से पूछा। मैं कसम खाता हूं, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा, जिमी ने हाथ सीने पर रखते हुए विश्वास के साथ कहा। एडिटर पेपर लेकर अपने ऑफिस से बाहर निकला। ए सुनो, सब सुनो, उसने अखबार दफ्तर के पूरे फ्लोर पर चिल्लाकर कहा। प्लान बदल रहा है, हम इसे अगली हेडलाइन के तौर पर छापेंगे। सब उसे अविश्वास से देख रहे थे। दिन ढल चुका था, फिर भी उनका एडिटर अचानक बदलाव की बात कर रहा था। किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलो चलो, एडिटर चिल्लाया। हम आज रात ये आर्टिकल छापेंगे और आज रात इतिहास बदल जाएगा। जल्द ही रात हो गई और अंगद सिटी में अंधेरा छा गया। सिर्फ मशालें और मोमबत्तियां चमक रही थीं। चैतन्य ने आईने में खुद को देखा। उसने एक सफेद सूट पहना था, जिस पर चारों तरफ सुनहरी सजावट थी। वो किसी मार्चिंग बैंड का हिस्सा लग रहा था। चैतन्य ने जल्दी से सारी सुनहरी सजावट हटा दी और एक साधारण लेकिन शानदार सफेद सूट चुना। अब वो बॉल के लिए तैयार था। चैतन्य ने जल्दी से सारी सुनहरी सजावट हटा दी और एक साधारण लेकिन शानदार सफेद सूट चुना। अब वो बॉल के लिए तैयार था। रात के समय अंगद सिटी का किला चमक उठा। ऐसा लग रहा था मानो ड्यूक ने पूरी ताकत झोंक दी हो और कई मैजिशियन को महल में रोशनी की व्यवस्था करने के लिए लगा दिया हो। शहर वासियों के लिए यह मैजिकल रात थी, लेकिन ऑर्किड वासियों के लिए यह बस एक आम नजारा था। सोने से सजी गाड़ियां और शानदार घोड़ों के साथ मेहमानों के लिए सीढ़ी पूरी रात खुला रहा। महल में दाखिल होने वाले हर शख्स को दीवारों के पास जमा एक्साइटेड लोगों की नजरों का सामना करना पड़ा। एक दर्शक ने पूछा, लगता है इस बॉल में किसे बुलाया गया है? शायद टॉवर के मैजिशियन और दरबार के शूरवीर, किसी ने जवाब दिया। उस लोगों को देखो, एक गाड़ी सीढ़ियों पार करती हुई दिखी। ये तो शील्ड कोस्ट गिल्ड है। उनकी सारी साहसिक यात्राएं रंग लाईं, तभी तो इतनी शानदार गाड़ी खरीद पाए। न्यूट्री बूम कंपनी का क्या, उनकी गाड़ी तो रत्नों और पत्तियों से सजी है। सब लोग इन कामयाब और अमीर कंपनियों के ऑनर और लीडर्स को देख रहे थे, जो महंगे रेशम और सूती कपड़ों में सजे थे। उनके साथ उनकी पत्नियां थीं, जिनके बड़े बड़े गाउन चांदनी में और भी खूबसूरत लग रहे थे। सैनिकों ने मेहमानों का स्वागत किया और उनकी गाड़ियों का ध्यान रखने के बाद उन्हें अंदर ले गए। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, वरुम वरुम। कुछ लोगों को लगा कि कोई राक्षसी जानवर आ रहा है, जिससे सैनिक सतर्क हो गए। लेकिन जब आवाज का सोर्स पास आया तो सबको एहसास हुआ कि ये कोई राक्षस नहीं,
बल्कि एक अजीब सी धातु की गाड़ी थी। ये क्या है? इसमें तो घोड़ा भी नहीं है, एक ने कहा। ये कैसे चल रही है? दूसरा बोला। मैंने सुना है ये ऑर्किड कंपनी की है, तीसरे ने जवाब दिया। सब ऑर्किड का नाम जानते थे। शहर के बार और सोशल सर्कल्स में सुबह सुबह उनकी बातें होती थीं। उनके मकबरे, अखाड़े और डिपार्टमेंट स्टोर की कामयाबी की खबरें हर किसी की जुबान पर थीं। धातु की गाड़ी आसानी से गेट की ओर बढ़ी। सैनिकों ने उसे जल्दी से चेक किया। गाड़ी में बैठे शख्स ने खिड़की नीचे की, जिससे दर्शक और सैनिक हैरान रह गए। एक सैनिक गाड़ी में झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे सामने की सीट पर सुनहरे बालों वाला एक लड़का और काले बालों वाली एक लड़की दिखी। गाड़ी के अंदर चमकती लाइटें थीं, जैसे डैशबोर्ड के नीचे कोई तेल का लैंप जल रहा हो। इतना ही नहीं, सैनिक को ठंडी हवा का झोंका भी महसूस हुआ। लड़के ने सैनिक को एक लेटर सौंपा, जिससे इनविटेशन की पुष्टि हुई। लेकिन सैनिक गाड़ी से इतना हैरान था कि बस वहीं ठिठक कर खड़ा रहा। अब हम अंदर जा सकते हैं ना? गाड़ी से एक युवा आवाज आई, जिसने सैनिक को होश में लाया। हाँ हाँ, बिल्कुल, अंदर आइए। सर चैतन्य और मिस यूनासी, हमारे स्वामी आपका इंतजार कर रहे हैं, सैनिक सर झुकाकर बोला। खिड़की फिर ऊपर चढ़ी और गाड़ी का इंजन हल्के से वरूम की आवाज के साथ महल के अंदर चली गई। सबकी नजरें उस मेटल की गाड़ी पर टिकी थीं। बाद में आने वाली गाड़ियों पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि सब ये जानने को बेताब थे कि ऑर्किड की इस गाड़ी से कौन उतरेगा। कुछ लोग पंजों के बल खड़े हो गए ताकि उस सुनहरे बालों वाले लड़के को देख सकें। सबके लिए चैतन्य एक शानदार सफेद सूट में गाड़ी से उतरा। उसके बाल बगल में सलीके से संवारे थे, जिससे वो अपनी उम्र के बावजूद मैच्योर और शानदार लग रहा था। फिर वो गाड़ी के दूसरी तरफ गया और दरवाजा खोलकर एक लड़की को बाहर निकाला। लड़की ने लाल गाउन पहना था, जो दूर से ही उसकी खूबसूरती बयां कर रहा था। उसके सफेद दस्ताने चैतन्य के सूट से पूरी तरह मेल खा रहे थे। हालांकि उसने दूसरी औरतों की तुलना में कम गहने पहने थे, फिर भी अपनी सादगी में वो सबसे अलग लग रही थी। दर्शक दोनों को महल के दरवाजों की ओर साथ साथ चलते देख हैरानी से देखते रह गए। चैतन्य और यूनासी को महल के अंदर ले जाया गया, जहां एक बड़ा हॉलवे बॉलरूम की ओर जा रहा था। ये तो बहुत इनएफिशिएंट है, चैतन्य ने बुदबुदाया। उसने देखा कि अंदर हर इंच पर रोशनी के गोले थे, जो शायद 4 स्टार मैजिशियन का काम था। इन्हें हर घंटे ये मंत्र दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो आम बात है, यूनासी ने चैतन्य का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। क्योंकि उनके पास तुम्हारे देश जैसी बिजली नहीं है, उन्हें तेल के लैंप या मैजिक पर निर्भर रहना पड़ता है। और पैसे वालों के लिए तो जितने चाहें मैजिशियन हायर कर सकते हैं। वे बॉलरूम में पहुंचे, जो एक बड़े गुंबदनुमा ढांचे में था। ऊपर एक चमकता हुआ गोला सब कुछ रोशन कर रहा था। बॉलरूम में मेहमानों के लिए कुर्सियां और टेबल सजी थीं। हर एक पर शानदार डिनर सेट रखा था। लगभग सभी अपनी सीटों पर बैठकर पड़ोसी टेबलों वालों से बातें कर रहे थे। कमरे के सबसे दूर वाले छोर पर एक बड़ी सीढ़ी थी, जो दूसरी मंजिल की ओर जा रही थी। यूनासी ने बताया कि ड्यूक शायद वहां से आएगा। चैतन्य दृश्य का लुत्फ उठा रहा था। तभी कुछ बटलर और नौकरानियां उन्हें उनकी सीटों तक ले गए। उन्हें सबसे आगे की टेबल पर बिठाया गया, ठीक उस सबसे बड़ी और सजी हुई टेबल के पीछे। हम ड्यूक के ठीक पीछे बैठे हैं? चैतन्य ने बटलरों और नौकरानियों से पूछा, जिन्होंने सिर हिलाकर हामी भर दी। और ऐसा लग रहा था कि वे उन लोगों के साथ बैठे थे जिन्हें चैतन्य पहले से जानता था। अरे चैतन्य, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, सर जॉनसन ने फॉर्मेलिटी से झुकते हुए कहा। उसके बगल में एक बुजुर्ग शख्स था, जो साधारण काला लबादा पहने था, जो बाकियों के शानदार सूट और ड्रेस से बिल्कुल अलग था। हो तुम आ ही गए, चैतन्य को देखकर ट्रेयस हंसा और फिर चैतन्य को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, मैं तो भूल ही गया था कि तुम जो भी पहनते हो उससे तुम बिलियनियर जैसे लगते हो। चैतन्य ने यूनासी का इंट्रो कराने से पहले दोनों का ग्रीट किया। आहा, मॉनरी प्रिंसेस, ट्रेयस ने सिर झुकाया। बस इतना कहूंगा कि शुक्र है, तुम अपनी नानी जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। यूनासी ये सुन हंस पड़ी। उम्मीद करती हूं कि वो ये बात न सुने, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हो हाँ,
वरना वो मेरा सिर ले आएगी। वो भी थाल में सजाकर, ट्रायस ने खुद हंसते हुए बोल दिया। चैतन्य अपनी सीट पर बैठा और उसने देखा कि कई नजरें उस पर टिकी थीं। मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? उसने चिंटू 4 से पूछा। नहीं चैतन्य, लोग बस ऑर्किड कंपनी के मालिक का चेहरा देखने को एक्साइटेड हैं। मैं तुम्हारी कंपनी और उसकी कामयाबियों के बारे में ढेर सारी बातें सुन रहा हूं। तुम्हारी गाड़ी के ड्रामेटिक एंट्री की तो बात ही छोड़ो, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। ये ऑर्किड का ऑनर है, इतना जवान, और देखो वो किसके साथ है। वो मॉनरी फैमिली की छोटी बेटी नहीं है? देखो वो किन लोगों के साथ बैठा है, टॉवर मास्टर और एक नाइट। जाहिर है ड्यूक उसे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। गेस्ट की बातें धीरे धीरे चैतन्य के कानों तक पहुंचने लगी। देखो वो किन लोगों के साथ बैठा है, टॉवर मास्टर और एक नाइट। जाहिर है ड्यूक उसे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। गेस्ट की बातें धीरे धीरे चैतन्य के कानों तक पहुंचने लगी। भले ही ये बॉल ड्यूक के सम्मान में आयोजित था, लेकिन मेहमानों की बातचीत का सेंटर पॉइंट धीरे धीरे ऑर्किड कंपनी की ओर मुड़ गया। 1 महीने पहले तक किसी ने इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अब कुछ ही दिनों में इसने अंगद सिटी के बाजार पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया था। ऑर्किड की चॉकलेट एक ऐसी लग्जरी ट्रीट बन गई थी जिसके लिए लोग लाइन में खड़े होकर इंतजार करते थे। इसका अनोखा मीठा स्वाद और ताकत व एनर्जी देने की अफवाह ने लोगों को इसे खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। उनके कवच और हथियार प्रोफेशनल साहसी लोगों और यहां तक कि आम नागरिकों के लिए भी सबसे ज्यादा डिमांड में थे। उनके हाई एंड प्रोडक्ट्स बाजार में मौजूद चीजों से कहीं बेहतर थे। कुछ लोग तो इनकी तुलना ब्लैक मार्केट के डोमिनियन मेड हथियारों से करते थे। इतना ही नहीं, उनके सस्ते और ज्यादा सुलभ प्रोडक्ट्स भी उस श्रेणी की दूसरी चीजों से कहीं ज्यादा टिकाऊ थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अनजानी कंपनी इतनी जल्दी इतना नाम कमा सकती है। बेशक इस बॉलरूम में मौजूद कुछ जिज्ञासु लोगों ने पहले ही अपने कर्मचारियों से ऑर्किड कंपनी की जांच करवा ली थी। जल्द ही उन्हें नया ऑर्किड के बारे में पता चला, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने सुना वो सब इतना अविश्वसनीय लगा कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच हो सकता है। कुछ लोग, सब नहीं, ने चैतन्य से संपर्क करने और दोस्ताना रिश्ते बनाने का फैसला किया। माफ कीजिए यंग मास्टर, क्या आप ऑर्किड के मालिक हैं? एक शख्स ने चैतन्य के पास आकर पूछा। चैतन्य ने हाँ में सिर हिलाया, अपना परिचय दिया। उसके बाद उस शख्स और उसकी पत्नी से हाथ मिलाया। वे एक मशहूर टेलर की दुकान के ऑनर लग रहे थे और बस चैतन्य के सफेद सूट की तारीफ करना चाहते थे। चैतन्य ने बताया कि ये सूट ब्लिंकिंग सिटी में उसके कर्मचारियों ने बनाया है, जिससे वो दंपति हैरान रह गया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या बाद में वो उससे बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं। चैतन्य ने हामी भरी और उन्हें अपनी सेक्रेटरी शना से संपर्क करने को कहा। कई और मेहमान भी चैतन्य के पास आए, बातचीत शुरू की और उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। ऐसा लग रहा था कि उन्हें आखिरकार कंक्रीट के बारे में पता चल गया था। चैतन्य ने सबको पॉजिटिव जवाब दिया और कहा कि ज्यादा बिजनेस डिटेल्स के लिए शना से बात करे, क्योंकि वो यहाँ पार्टी ले बिजनेस की बातें नहीं कर सकता था। ओहो, तुम तो यहाँ की जनता में खूब पॉपुलर हो गए हो, और तो और तुम यहाँ की लड़की को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हो, चैतन्य, ट्रायस ने मजाक में कहा। फिर ट्रायस ने कमरे के कोने में खड़े लाइव बैंड की ओर इशारा किया। कोई अच्छा सा गाना बजाओ, ये डांस बॉल है, उसने जोर से कहा। वीणा और झंकार की आवाजें गूंजी और एक एक्साइटेड नाच गाने का माहौल बन गया। कुछ लोग अपने पार्टनर्स के साथ खड़े होकर डांस करने लगे। चलो तुम दोनों भू डांस करो, अपनी जवानी को सिर्फ काम में बर्बाद मत करो, ट्रायस ने चैतन्य को यूनासी के करीब धकेलते हुए कहा। ट्रायस की बात सुन चैतन्य थोड़ा अटपटाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यूनासी हंस पड़ी। इतने टैलेंटेड इंसान हो, लेकिन कभी कभी बड़े शर्मीले बन जाते हो, यूनासी ने धीरे से कहा और अपना हाथ चैतन्य की ओर बढ़ाया। मुझे डांस करना नहीं आता, चैतन्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। बस मेरे पीछे पीछे चलो, यूनासी बोली। यूनासी ने अपने हाथ को ग्रेस के साथ हिलाया, एक परफेक्ट आर्क बनाया
और फिर बैलेंस के साथ घूमी। उसके एलिगेंट डांस मूव्स ने सबका ध्यान खींच लिया और वो जल्द ही बॉलरूम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। भले ही वो सबसे साधारण स्टेप्स कर रही थी, लेकिन उसका स्टाइल इतना स्मूथ था कि वो किसी जादुई परी जैसी लग रही थी। चैतन्य उसे डांस करते देख रहा था और एक पल के लिए उसे अपनी पुरानी दुनिया की यूनासी की झलक दिखी। उसकी सुंदर एलिगेंस ने उसे याद दिलाया कि ये वही यूनासी थी जिसने लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता था। वही यूनासी जिसके गाने सुनकर लोग रो पड़ते थे। वो हमेशा से एक ग्लोबल स्टार थी जिसे सब प्यार करते थे। चैतन्य ये बात भूल गया था और इस पल में उसे ये फिर से याद आया। यूनासी ने चैतन्य का हाथ पकड़ा, उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाला और उसे डांस फ्लोर पर ले गई। बस म्यूजिक को फॉलो करो, यूनासी ने कहा। चैतन्य को एहसास हुआ कि वो कितना लकी है। भला किसे अपनी पसंदीदा आइडल के साथ डांस करने का मौका मिलता है। चैतन्य ने यूनासी के मूव्स फॉलो करने की कोशिश की, भले ही थोड़ा अटपटाते हुए। फिर उसने यूनासी का हाथ पकड़ा और म्यूजिक के साथ खूबसूरत पल का मजा लेते हुए डांस किया। चैतन्य यूनासी की आंखों में देख रहा था और यूनासी उसकी आंखों में। तभी ऊपर की बालकनी से तालियों की गूंज सुनाई दी। सबने ऊपर देखा। एक शख्स जिसने सुनहरे किनारों वाली रॉयल रॉब पहनी थी, वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसके भूरे बाल सलीके से संवारे थे और छोटी सी दाढ़ी थी। उसकी भौहें तेज थीं, लेकिन मुस्कान नरम और स्वागत करने वाली। उसके साथ उसकी पत्नी थी, जिसने रत्नों और गहनों से सजा नीला गाउन पहना था, जो उसकी रानी की हैसियत को दर्शा रहा था। तभी बैंड ने हॉर्न बजाया, जिसने इस रात के आयोजक के आने की घोषणा की। सुनिए, सुनिए, ड्यूक स्टेल्थ, एक बटलर ने ऐलान किया, जिससे सबने ड्यूक के सम्मान में सिर झुकाया। ड्यूक ने इसकी परवाह नहीं की और बॉलरूम फ्लोर की ओर देखा। ड्यूक ने चैतन्य और यूनासी के लिए तालियां बजाईं। क्या शानदार जोड़ी है ना, डियर वाइफी? ड्यूक ने अपनी पत्नी से कहा। हां, इन नौजवानों के लिए कितना प्यारा पल है, रानी ने जवाब दिया। ड्यूक और रानी सीढ़ियों से नीचे उतरे और चैतन्य की टेबल के पास आए। तुरंत बाकी मेहमान ड्यूक के पास पहुंचे और अपना परिचय देने लगे। हाथ मिलाने की होड़ मच गई, क्योंकि हर कोई इस कमरे के सबसे ताकतवर शख्स से मिलना चाहता था। ड्यूक की कृपा उनकी कंपनियों के लिए गेम चेंजर हो सकती थी। यही वजह थी कि सबने इस बॉल में हिस्सा लिया था। ड्यूक स्टेल्थ, आपसे मिलना सम्मान की बात है। मैं शहर के सबसे बड़े अन्न भंडार का मालिक हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अपने बेटे का परिचय कराना चाहता हूं। वो कोर्ट के लिए एक पोटेंशियल नाइट है। लेकिन ड्यूक ने सबको एक हल्की मुस्कान के साथ देखा और सीधे चैतन्य और यूनासी के पास चला गया। मैं ड्यूक स्टेल्थ, अंगद सिटी का लीडर, ड्यूक ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। चैतन्य, चैतन्य ने ड्यूक से हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। चैतन्य देख सकता था कि ड्यूक उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। वो उसे देखकर हैरान था और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने तुम्हारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना है। अगर मेरे पास कान ना होते तब भी मुझे इसके बारे में पता चलता। ड्यूक मुस्कुरा कर बोला। चैतन्य ने झुककर तारीफ स्वीकार की और जवाब दिया, शुक्रिया, ये सब मेरे दोस्तों की बदौलत है। ड्यूक बोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तुम्हारे प्रोडक्ट्स मेरे लिए बहुत अहम हैं और मैं इन्हें खरीदने के लिए अच्छा खासा पैसा दे सकता हूं। चैतन्य को पहले से अंदाजा था कि वो क्या कहने वाला है। मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स, मैं तुम्हारी उन धातु की गाड़ियों में से एक खरीदना चाहता हूं। चैतन्य को पहले से अंदाजा था कि वो क्या कहने वाला है। मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स, मैं तुम्हारी उन धातु की गाड़ियों में से एक खरीदना चाहता हूं। चैतन्य थोड़ा हैरान हुआ। हो या कौवान सिटी, जितने भी लोग उससे मिले, सबने हमेशा मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स को ही तरजीह दी। शायद इसलिए कि इस दुनिया के लोग मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स की ताकत से वाकिफ थे। उनकी इतिहास की किताबों में उन हथियारों की जबरदस्त शक्ति का जिक्र था जो समय के साथ गायब हो गए थे। तो जब लोगों को पता चलता कि कोई इन्हें दोबारा बना सकता है, वे तुरंत अपने लिए एक मांगने लगते थे। चैतन्य की सोच इससे अलग थी।
भले ही मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स शानदार हों, लेकिन उसका मानना था कि ऑटोमोबाइल गाड़ियों में दुनिया को बदलने की कहीं ज्यादा ताकत है। मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स सिर्फ एक मैजिशियन की ताकत बढ़ा सकते थे और उनका इस्तेमाल वही कर सकता था जो मैजिक में माहिर हो। लेकिन ऑटोमोबाइल, उसे तो दुनिया का कोई भी इंसान चला सकता था, चैतन्य ने कहा। यूनासी के अलावा शायद चैतन्य ही एकमात्र शख्स था जो समझता था कि ऑटोमोबाइल इस दुनिया में क्या कमाल कर सकते हैं, लेकिन लगता है वो गलत था। ड्यूक स्टेल्थ को पेट्रोल से चलने वाली कारों के फायदे समझ आ गए थे। आप ऑटोमोबाइल चाहते हैं? चैतन्य ने ड्यूक स्टेल्थ से पूछा। हाँ, इसे देखकर तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये बात कि इसमें मैजिक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता मुझे और हैरान करती है, ड्यूक स्टेल्थ ने कहा। यही तो कारों का फायदा है। ब्लिंकिंग सिटी में लगभग हर कोई कार चला सकता है, बशर्ते वो इसे खरीद सके, चैतन्य ने बताया। ड्यूक स्टेल्थ की आंखें चमक उठीं जब चैतन्य ने ऐसी जानकारी दी जो आम लोगों तक नहीं पहुंची थी। तो ये सच है कि तुमने ब्लिंकिंग सिटी पर कब्जा कर लिया है। इसमें ऑटोमोबाइल्स का बड़ा रोल रहा होगा, क्यों मैंने सही कहा ना? ड्यूक स्टेल्थ ने चतुराई से अनुमान लगाया। जब चैतन्य और ड्यूक स्टेल्थ बात कर रहे थे, बाकी मेहमान आपस में खुसुर पुसुर करने से खुद को रोक नहीं पाए। वो जो देख रहे थे उसके आधार पर भविष्य की घटनाओं का अंदाजा लगाने लगे। क्या ड्यूक स्टेल्थ ऑर्किड कंपनी को अंगद सिटी का स्पॉन्सर बनाने की सोच रहा है? एक मेहमान ने कहा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, एक पॉलिटिकली स्मार्ट मेहमान ने बुदबुदाया। ऑन ऑर्किड अभी गोल्डन 500 रैंकिंग में भी नहीं है। स्पॉन्सर बनने के लिए कम से कम रैंकिंग में तो आना होगा। लेकिन देखो वो किन के साथ है। एक और शख्स ने चैतन्य के पीछे खड़े लोगों की ओर इशारा किया। ये टॉवर मास्टर हैं, एक मशहूर नाइट और मॉन्ड्री की बेटी। ये जरूर कुछ बड़ा कर सकते हैं। चैतन्य ने उनकी सारी बातें सुनी, लेकिन अनसुना कर दिया। चैतन्य ड्यूक स्टेल्थ पर फोकस कर रहा था, जो ऑटोमोबाइल की तारीफों में लगा हुआ था। तुम्हें मुझे इस ऑटोमोबाइल के बारे में और बताना होगा। अगर मैंने कोई इंजीनियरिंग का चमत्कार देखा है तो यही है, ड्यूक स्टेल्थ ने कहा। खुद देखना चाहेंगे? चैतन्य ने पूछा। ड्यूक स्टेल्थ की आंखें तुरंत चमक उठीं। ड्यूक स्टेल्थ तुरंत बोला, हाँ हाँ बिल्कुल। ड्यूक स्टेल्थ तुरंत बॉलरूम से बाहर अस्तबल की ओर चल पड़ा, जहां चांदनी में घोड़े और गाड़ियां खड़ी थीं। सारे मेहमान ड्यूक स्टेल्थ और चैतन्य के पीछे पीछे चल पड़े, उनकी बातें सुनने की कोशिश में। वाह, ड्यूक स्टेल्थ ने कार के बोनट पर अपनी परछाई देखते हुए बुदबुदाया। क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूं? ड्यूक स्टेल्थ की एक्साइटमेंट को देखकर चैतन्य ने हामी भर दी। ड्यूक स्टेल्थ ड्राइवर सीट पर बैठा और चैतन्य ने रानी को आगे की सीट पर बिठाया। तुरंत महल की दीवारों में वर्रम की गूंज सुनाई दी जब ड्यूक स्टेल्थ ने इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी के अंदर से हल्की तालियों की आवाजें आईं। चैतन्य ने ड्यूक स्टेल्थ को ड्राइविंग के बेसिक्स सिखाए और फिर ड्यूक स्टेल्थ और रानी ने महल की दीवारों के अंदर कार को टेस्ट ड्राइव के लिए निकाला। कुछ मेहमानों को इस अनुभव से जलन हो रही थी। इधर जब चैतन्य कार को दीवारों से टकराते हुए देख रहा था, उसे अचानक अपने पैरों में एक झटका महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो टाइसन उसकी परछाई में था। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? चैतन्य ने निंजा स्लाइम से पूछा। मास्टर, मेरे शैडो ऑर्किड्स को पता चला है कि हेमरस्मिथ कंपनी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। मैंने सुना है कि उनका मैन लीडर यहां आ रहा है। वो अभी कोवान सिटी से आया है, टाइसन ने जवाब दिया। चैतन्य को यह अजीब लगा कि हेमरस्मिथ कंपनी ने ड्यूक स्टेल्थ की पार्टी में कोई इनविटेशन नहीं भेजा। अब पता चला कि वो कुछ तैयारियां कर रहे थे। तुम्हें क्या पता चला? चैतन्य ने पूछा। स्टोन कोल्ड 5 कुछ बड़ा करने जा रहे हैं मास्टर। वो सब अलग अलग मिशंस पर निकले हैं, लेकिन मेरे एक शैडो ऑर्किड ने उनका पीछा किया। क्या आप देखना चाहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं? चैतन्य ने तुरंत हां में सिर हिलाया। फिर चैतन्य यूनासी के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, इनका ध्यान रखना। यूनासी ने बिना सवाल किए आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। चैतन्य उस पर भरोसा कर सकता था। यूनासी ने अपने पैरों से थाप मारनी शुरू की।
जिससे दीवारों में एक रिदम गूंजने लगा। उसने लाइव बैंड को म्यूजिक शुरू करने का इशारा किया और अपने लाल गाउन में चांदनी के नीचे डांस करने लगी। उसकी खूबसूरती ने सबका ध्यान खींच लिया। जब सब यूनसी के डांस में खोए थे, चैतन्य चुपके से अस्तबल के एक कोने में चला गया। उसकी परछाई पत्थर की दीवारों से चिपकी और एक आयताकार स्क्रीन में बदल गई। इस स्क्रीन में चैतन्य वो सब देख सकता था जो शैडो ऑर्किड्स देख रहे थे। ये एक 3 स्टार मंत्र था जिसे कहते थे और सिर्फ सबसे कुशल ऑर्किड्स ही इसे कर सकते थे। हम अभी स्टोन कोल्ड छह अनजान शख्स की हरकतों पर नजर रख रहे हैं। चैतन्य ने सर्विलांस जैसी फुटेज देखी जिसमें एक हुड वाला शख्स एक परिचित इमारत की ओर बढ़ रहा था। गौर से देखने पर पता चला कि यह ऑर्किड डिपार्टमेंट स्टोर था। हुड वाला शख्स दरवाजे तक पहुंचा और लकड़ी पर जोर जोर से ठोकने लगा, जिससे इतना शोर हुआ कि आसपास के लोग जाग गए। बाहर आओ, बाहर आओ, हुड वाला शख्स जोर से चिल्लाया। कुछ ही देर में एक मिडिल एज डॉग फोक ऑर्किड वासी ने दरवाजे से झांका। आपको क्या चाहिए सर? हम रात के लिए बंद हैं। मैं उन अर्ध मानवों से मिलना चाहता हूं। तुम उन्हें क्या कहते हो? ड्रैगनबोरन्स। उन्हें कहो कि यहां आए और मुझसे मुकाबला करें। वो शख्स जोर से चिल्लाया। चीख पुकार सुनकर डॉग फोक ऑर्किडवासी कांप उठा। वो अभी बाहर गए हैं सर, आप कल आ सकते हैं। नहीं, मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूं। क्या वो मुझसे डरते हैं? चलो इसे एक बार और हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। अंगद सिटी में सबसे बेस्ट स्मिथिंग कंपनी कौन है? हम। चैतन्य को तुरंत समझ आ गया कि हुड वाला शख्स क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी पब्लिक इमेज दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसने बुदबुदाया। ड्रैगन बोन्स को पब्लिकली चैलेंज करके वो शहर में फिर से अपनी बादशाहत कायम कर सकते हैं। हाँ, क्या वो सचमुच खुद को इतना ताकतवर समझता है? टाइशन हंसा। उसे तो यह भी नहीं पता कि नाटो और सुकी उसके ठीक पीछे हैं। हुड वाले शख्स को कुछ नहीं पता था, क्योंकि उससे 2 गुने साइज के 2 विशाल ऑर्किड उससे बस कुछ मीटर दूर खड़े थे। दोनों लीडर ऑर्किड उसे पीछे से घूर रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। ओह मास्टर जी, वो गुंडे आपसे बात करना चाहते हैं, टाइशन ने कहा। टाइशन ने चैतन्य के सामने परछाई की स्क्रीन में हेर फेर किया, जिससे ऑर्किड वासियों के साथ गए शैडो ऑर्किड्स की 3 और स्क्रीन्स दिखाई दी। एक स्क्रीन में जैक दिखा, जो आलस भरे अंदाज में अपनी बाहें फैलाए सामने खड़े हुड वाले शख्स को देख रहा था। टाइशन ने चैतन्य के सामने परछाई की स्क्रीन में हेर फेर किया, जिससे ऑर्किड वासियों के साथ गए शैडो ऑर्किड्स की 3 और स्क्रीन्स दिखाई दी। एक स्क्रीन में जैक दिखा, जो आलस भरे अंदाज में अपनी बाहें फैलाए सामने खड़े हुड वाले शख्स को देख रहा था। उफ, क्या हम ये सब बाद में नहीं कर सकते? जैक ने हुड वाली शख्सियत से कहा। बॉस, इस आदमी को देखो, मेरी नींद खराब कर रहा है। साथ में चैतन्य से शिकायत भी कर दी। नकाबपोश शख्स ये सुन जोर से हंसा और बोला, यहां तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं यहां पुराना हिसाब चुकाने आया हूं। उसने अपना हाथ उठाया और हुड के नीचे से एक चमकता हुआ खंजर निकाला, जिसे उसने जैक के चेहरे की ओर तान दिया। चांद की रोशनी में वो खंजर चमक रहा था। उसकी धार इतनी तेज थी कि देखने से ही डर लगे। हुड वाला आदमी बोला, तुम ड्रैगनबोर्न में से एक हो। तुम लोगों ने हमारे एक आदमी को हरा दिया था। मैं यहां यह साबित करने आया हूं कि तुम जीते नहीं, बल्कि हमारा एक आदमी हारा था, और मैं इसे ठीक करने आया हूं। चैतन्य किनारे से यह तमाशा देख रहा था। जैक का सामना स्टोन कोल्ड 2 से हो रहा है, यानी ये उनके ग्रुप का दूसरा सबसे तगड़ा फाइटर था जो बदला लेने आया था, और वो अकेला नहीं था जिसे कोई नकाबपोश शख्स मिलने आया था। दूसरी स्क्रीन पर चैतन्य ने देखा कि शना एक खाली लाइब्रेरी में बैठी थी और एक नकाबपोश शख्स छाया से उसकी ओर बढ़ रहा था। शना ने घबराकर धीरे से बुदबुदाया, अरे नहीं, किताबों का क्या होगा? वो तो बर्बाद हो जाएंगी। अब मैं किताबों को कैसे बचाऊं? जैसे ही उसने शना को अपनी ओर देखते देखा, हुड वाला शख्स बीच रास्ते में रुक गया। वो एक पल के लिए चौंक गया, फिर जोर से हंस पड़ा। एक डेमी ह्यूमन के लिए किताबें इंपॉर्टेंट है। गजब, हुड वाले ने कहा।
मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब लगता है 5 किसी वजह से हारा था। उसने अपना हुड उतार दिया, जिसके नीचे लंबे घुंघराले बाल दिखे जो 3 की शक्ल में बंधे थे। हमें लड़ना होगा, तुम्हें और मुझे, उसने कहा। शना ने ना में सिर हिलाया। अरे नहीं, किताबों का क्या होगा? मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। तभी चैतन्य की शांत आवाज छाया से निकली और परेशान ड्रैगनबोर्न को दिलासा दिया कि वो किताबें वापस ले आएगा। तुम फाइट करके इसे सबक सिखा सकती हो। सचमुच बॉस, आप उन्हें दोबारा लाएंगे? शना हैरानी के साथ बोली। स्टोन कोल्ड 3 ने शना को अजीब नजरों से देखा। उसे लगा कि ये ड्रैगनाबोर्न पागल हो गया है, जो खाली छायाओं से बात कर रहा है। बेशक, मैं ले आऊंगा। चैतन्य उन अंधेरी अलमारियों के पीछे छिपा था, तो चैतन्य ने वहीं से जवाब दे दिया। मास्टर, यहां एक और हुड वाला शख्स है। टाइशन ने चैतन्य का ध्यान आखिरी स्क्रीन की ओर खींचा। इस बार स्क्रीन पर अंगद सिटी के बाहर का जंगल दिख रहा था। पेड़ों की पत्तियों के नीचे चैतन्य ने देखा कि कुछ रेड मैन की पक्षी तारों की छांव में डेरा डाले हुए थे। वे एक कैंप फायर के चारों ओर जमा थे और जंगल में लकड़ियों के चटकने की आवाज गूंज रही थी। वे कठिन ट्रेनिंग के बाद थके हुए लग रहे थे। कुछ मंकी एक दूसरे की पीठ की मसाज कर रहे थे और अपने हथियार चमका रहे थे। तभी दूर से एक टहनी टूटी, जिससे रेड मैनकीज को किसी घुसपैठिए का पता चला। छी, मैंने सोचा था कि तुम लोगों का पीछा करके कुछ कीमती चीज मिलेगी, लेकिन यह सब बेकार है। तुम बस एक झुंड मैन की हो, मेरे वक्त की बर्बादी। वो हुड वाला शख्स बोला। एक बड़ा तगड़ा आदमी जिसने हुड वाला लबादा पहना था जंगल से निकला और सतर्क मैनकीज की ओर बढ़ा। उसकी लंबी हाइट और लबादे के नीचे साफ दिखने वाली मसल्स ने छोटे मैनकीज को डरा दिया। प्लीज बताओ कि तुम में से कोई ड्रैगनबॉर्न है, हुड वाले ने चिल्लाकर कहा। रेड मैनकीज ने घुसपैठिए को घूरा और धीरे धीरे जमीन से अपने हथियार उठाए। अरे सचमुच कोई ड्रैगनबॉर्न नहीं? लगता है मैंने अपना वक्त बर्बाद किया। मैं अब सिटी वापस जाता हूं। इतना बोल जैसे ही हुड वाला मुड़ा, उसे अचानक अपने हाथ के बाल खड़े होते महसूस हुए। उसकी छठी इंद्री जागी, मांसपेशियां सिकुड़ी और उसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई राक्षस तो नहीं छिपा है। लेकिन जब उसने देखा तो वहां सिर्फ रेड मैनकीज थे। ओहो, मैं उन ड्रैगनाबोर्न जितना टैलेंटेड तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा थोड़ा मनोरंजन कर सकता हूं। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है, रेड मंकी हंसते हुए बोला। कोड नेम 4 वाला तगड़ा आदमी रेडमैन कीज को स्कैन करने लगा। फिर उसकी नजर एक और हुड वाले शख्स पर पड़ी, जो बिना किसी ध्यान के सामने खड़ा था। अगर उसने बात न की होती तो 4 ने उसे नोटिस भी नहीं किया होता। तुम कौन हो? 4 ने पूछा। मैं बस अतीत का एक अवशेष हूं, जवान, राखा ने हंसते हुए कहा। इधर किले में चैतन्य 4 स्क्रीन को घूर रहा था। 4 लोग हैं, उसने सोचा। पहले 6 थे, लेकिन जॉनसन ने पहले ही फेयोल नाम के एक आदमी को हरा दिया था। शैडो ऑर्किड का सामना 6 से है, जैक का मुकाबला 2 से है, शना का सामना 3 से है और राका 4 से भिड़ेगा। इसका मतलब था कि स्टोन कोल्ड 6 का सिर्फ एक और सदस्य बचा था और संयोग से वो उनका सबसे ताकतवर सदस्य था, जिसका कोड नेम 1 था। अगर उनका मकसद ड्रैगनाबॉर्न को सबके सामने हराकर अपनी कंपनी को सुपीरियर साबित करना था, तो यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने अपने सबसे तगड़े फाइटर को क्यों नहीं भेजा, जब तक कि उसका कोई बड़ा मिशन न हो। चैतन्य का सवाल जल्दी ही सुलझ गया, जब अचानक किले की दीवारों में एक जोरदार चरमराहट गूंजी। सबने गेट की ओर देखा और सीढ़ियों को धीरे धीरे नीचे आते देखा, जो पत्थर की सड़क पर धड़ाम से गिरा। किले की दीवारों के दूसरी तरफ एक शानदार सजी हुई गाड़ी, जो अब तक की सबसे बड़ी थी, धीरे धीरे पुल पार कर रही थी। इसे 4 मोटे ताजे घोड़े खींच रहे थे, जो शायद सिर्फ प्रोटीन खाकर बड़े हुए थे। गाड़ी अंदर की ओर बढ़ी, जिससे मेहमान किले की दीवारों के और करीब खिसक गए। ये कौन है? रुको, वो निशान तो जाना पहचाना लगता है। ये हेफेस्ट कंपनी का है। उनका निशान भी दमशिक स्टील का बना है। न जाने कितना खर्च किया होगा उन्होंने बोनो के काले बाजार में। ड्यूक स्टेल्थ को चैतन्य की कार का टेस्ट ड्राइव रोकना पड़ा, क्योंकि वो उस बेअदब मेहमान का इंतजार कर रहा था, जो पार्टी में देर से पहुंचा था।
खुद को दिखाओ, ड्यूक स्टेल्थ ने हुक्म दिया। कोचवान दरवाजे के पास गया और उसे खोला। मालिक के बाहर निकलने से पहले उसने झुककर सलाम किया। हम पहुंच गए। युवा मालिक। पार्टी को हैमरस्मिथ कंपनी के गौरवशाली मालिक के आने की खुशी है। युवा मालिक गाड़ी से उतरा और वो बिल्कुल जवान था, लगभग चैतन्य की उम्र का। काले और सुनहरे रंग का कोट पहने इस युवा मालिक ने मेहमानों को हाथ हिलाकर सलाम किया। हाय, मैं क्रिश हैमरस्मिथ हूं, दुनिया की 495वीं रैंक वाली कंपनी का मालिक। उसने कॉन्फिडेंस से कहा। देर से आने के लिए माफी, मैं हेफेस्टस फैमिली की जागीर से आया हूं, समझे। बाकी मेहमान आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी सक्सेसफुल कंपनी का मालिक इतना जवान होगा। जब सब क्रिश को देख रहे थे, चैतन्य ने अपने बगल वाले शख्स को देखा। ये स्टोन कोल्ड एक था, उनके ग्रुप का सबसे ताकतवर मेंबर। ऐसा लग रहा था कि उसका काम ड्रैगनाबोर्न से लड़ने के बजाय अपने लीडर की हिफाजत करना था। फिर क्रिश ड्यूक स्टेल्थ के पास गया और उनके सामने झुककर सलाम किया। ड्यूक स्टेल्थ, उम्मीद है आप मेरे प्रपोजल पर गौर करेंगे। हमारी कंपनी बेस्ट है। कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन हमसे बेहतर कोई नहीं, क्रिश हैमरस्मिथ ने मुस्कुराकर कहा। फिर उसने चैतन्य की ओर देखा। मेरे तौर तरीकों के लिए माफी, लेकिन मैंने तुम्हारे लोगों को हराने के लिए अपने बेस्ट फाइटर्स भेजे हैं। ये कोई पर्सनल बात नहीं है, बस ड्यूक स्टेल्थ को यह समझाने का तरीका है कि उन्हें स्पॉन्सर के तौर पर किसे चुनना चाहिए। क्रिश हैमरस्मिथ चैतन्य से बोला। चैतन्य ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी परछाइयों की ओर देखने लगा। ड्रैगनबोर्न वहां मौजूद थे और सब सुन रहे थे। क्या तुम लोगों को वहां किसी मदद की जरूरत है? चैतन्य ने पूछा। शैडो ऑर्किड, जैक, शना और राका के चेहरों पर मुस्कान थी जब वे अपने पैरों के नीचे की छाया को देख रहे थे। मजाक कर रहे हो मास्टर, हम इसके लिए ही बने हैं। शैडो ऑर्किड नाटोसुकी ने बुदबुदाया। मैं इसे 1 मिनट में निपटा दूंगा, जैक ने उबासी लेते हुए कहा। मास्टर, उस घमंडी को सबक सिखाइए, शना ने फुसफुसाया। हो, आप ये हम पर छोड़ सकते हैं चैतन्य, कितना आसान काम है। हो, मैं इसे 1 मिनट में निपटा दूंगा, जैक ने उबासी लेते हुए कहा। मास्टर, उस घमंडी को सबक सिखाइए, शना ने फुसफुसाया। हो, आप ये हम पर छोड़ सकते हैं चैतन्य, कितना आसान काम है। हो, क्या तुमने अभी कहा कि तुम 1 मिनट में लड़ाई खत्म कर दोगे? इसका क्या मतलब है? टोनू नाम के हुड वाले शख्स ने जैक की ओर देखा और उसकी बेपरवाही पर तंज कसा। मैं असली हूं भाई, अगर तुम सोचते हो कि तुमने हमारे किसी एक को हरा दिया तो मुझे भी हरा दोगे तो तुम बहुत गलत हो। मैं टोनू हूं, इस शहर का दूसरा सबसे तगड़ा फाइटर, टोनू ने जोश के साथ ऐलान किया। आखिरकार टोनू ने अपना हुड उतार दिया और अपना गंजा सिर दिखाया। उसने वही बर्फीला नीला शील्ड पहना था जो फेयोल ने पहना था, लेकिन यह शील्ड कहीं ज्यादा खास लग रहा था। इसकी बनावट में धातु मिश्रणों से बने बर्फीले डिजाइनों की जटिल शिल्प कला थी। इसकी मजबूती बॉनो के हथियारों के बाद दूसरे नंबर पर थी। उसका खंजर भी अनोखा लग रहा था। क्या तुम जानते हो यह हथियार किस चीज से बना है? टोनू ने जैक से पूछा। अगर तुम्हें धातुओं में जरा भी दिलचस्पी होती तो तुम देख पाते कि मेरे ब्लेड की धार दमिश्क स्टील से बनी है। टोनू ने गर्व से अपने हथियार की खासियत का बखान किया। उसकी मजबूती, टिकाऊपन और तीक्ष्णता ऐसी थी कि अंगद सिटी का कोई आम गुंडा उसकी तारीफ नहीं कर सकता था। उफ, तुम्हारी बातें खत्म हुई? चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं। मैं इतनी बातें नहीं कर सकता, खासकर तुम जैसे, टोनू के साथ जैक उबासी मारते हुए बोला। जैक के घमंड को देखकर टोनू ने चिढ़कर दांत पीस लिए। उसने अपने पैर मोड़े और तेजी से जैक की ओर दौड़ा, अपना खंजर सिर के ऊपर उठाए। उसके जूतों के नीचे की पत्थरीली सड़क जमने लगी। जैसे ही तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया, जो उसके जूतों के बर्फीले मैजिक की वजह से हुआ। इस दौरान भी जैक अपने शरीर को ऐसे खींच रहा था मानो अभी अभी नींद से जागा हो। जैसे ही खंजर उसके गले को चीरने वाला था, खाली सड़क पर एक तेज टिंग की आवाज गूंजी और जैक की तलवार टोनू के हथियार के ठीक सामने आ गई। टोनू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने जैक की तलवार को देखा।
जो बिजली और चमक के साथ कड़क रही थी। उत्तर का जमा हुआ क्लीवर, टोनू ने चिल्लाया, और उसका खंजर 2 गुना बड़ा हो गया। बर्फ के कण उसके पूरे शरीर को ढकने लगे। 4 स्टार मंत्र कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जैक हल्के में ले सके। इसलिए जैसे ही उसने अपना कौशल एक्टिवेट किया, उसके पैरों में बिजली की ऊर्जा फूट पड़ी। जैक का पूरा शरीर शुद्ध बिजली में बदल गया और वो अपनी जगह से उछलकर सामने वाली इमारत की छत पर पहुंच गया। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, टोनू जोर से चिल्लाया और फेंका, जिससे उसके पैरों के नीचे 10 मीटर ऊंची बर्फ की संरचनाएं बन गई। इनकी मदद से वो अंगद सिटी की ईंटों वाली छतों तक छलांग लगा सका। टोनू ने अपनी बर्फीली संरचना से छलांग लगाई और अपना खंजर जैक पर दे मारा, जिसे ड्रैगनबोन की तेज तलवार ने फौरन रोक दिया। अंगद सिटी की आमतौर पर शांत स्काईलाइन धातु की टकराहट और छतों से गिरती चिंगारियों की आवाज से गूंज उठी। टोनू की खंजरबाजी में महारत ने उसे ताकत और रफ्तार दोनों दी, जिससे वो जैक को पूरी तरह पछाड़ रहा था। उसे उम्मीद थी कि इतने प्रहारों के बाद जैक की तलवार में खरोंचें आ जाएंगी, लेकिन उसमें जरा भी खरोंच नहीं थी। ये तलवार किस चीज से बनी है भाई? टोनू गुस्से में चिल्लाया। वही जो तुम्हारी है, बस उससे थोड़ा बेहतर, जैक ने हंसते हुए जवाब दिया। टोनू को उसका जवाब बेइज्जती करने वाला लगा। उसने अपनी जेब से एक सफेद गोली निकाली और उसे पूरा निगल लिया। उसके चेहरे पर दर्द की शिकन उभरी, क्योंकि उसे अपने पेट में ताकत फटने का एहसास हुआ। लेकिन दर्द सहने के बाद उसके शरीर में एक अभूतपूर्व मैजिकल पावर उपलब्ध हो गई। बदकिस्मती ड्रैगनबोर्न, तुम्हारा सामना खंजर के 5 स्टार मास्टर से है, और इस कल्टीवेशन पिल की वजह से मेरी ताकत अब लगभग 6 स्टार रियलम तक पहुंच गई है। टोनू इस बार खुश होते हुए बोला। कुछ ही सेकंड में टोनू का पूरा शरीर पीला और सफेद होने लगा और उससे एक ठंडा ऑरा निकलने लगी। जल्द ही उसकी स्किन नीली और फिर गहरी नीली हो गई, जैसे रात में समुद्र का रंग होता है। उसके शरीर से ठंडी धुंध निकलने लगी, जिसने उसके 10 मीटर के दायरे में बर्फबारी शुरू कर दी। नॉर्दर्न ब्लेड डिस्ट्रॉइंग आइज। जैसे ही टोनू ने अपना खंजर नीचे लाया, पत्थर की ईंटें फट पड़ी। एक अदृश्य विशाल ब्लेड छतों को चीरता हुआ गुजरा, जिसने 3 घरों को लगातार नष्ट कर दिया। रात में नागरिकों की चीख पुकार गूंजी, क्योंकि उनकी नींद में खलल पड़ गया। जैक अपनी बिजली की अवस्था से उस बड़े गड्ढे से कुछ फीट दूर फिर से प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, उसे अपने ड्रैगन स्केल वाले पैरों में ठंडक महसूस हुई, जो उसे जकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी एक और अदृश्य तलवार छत की ओर बढ़ी। टोनू ने होंठ चटकाए जब उसने अपने हमले से नीली बिजली की चिंगारियां निकलते देखी, लेकिन जैक का पता लगाने से पहले उसे अपनी पसलियों के पास एक झनझनाहट महसूस हुई। जब उसने नीचे देखा तो जैक झुका हुआ था। उसकी तलवार स्विंग की पोजीशन में थी और वो टोनू के बर्फीले नीले शील्ड को काटने की कोशिश कर रहा था। जैक की तलवार की एक झलक में खून की धार छूट पड़ी। टोनू ने दांत पीस लिए और अपना खंजर उठाकर ड्रैगनबोर्न पर बर्फीला गुस्सा उतारने की कोशिश की। उसके खंजर ने एक टेलर की छत का बड़ा हिस्सा काट दिया, जो जमीन पर गिरकर मलबे में बदल गया। इस तबाही के बावजूद जैक बिजली की रफ्तार से भाग निकला। भागना बंद करो भगोड़े कहीं के, दम है तो मेरा सामना करो, टोनू जोर से चिल्लाया और बेतरतीब ढंग से अपना खंजर लहराकर शांत मोहल्ले में हंगामा मचा दिया। हर झटके के साथ उसका खंजर बिजली जैसे ड्रैगनबोर्न को चूक रहा था और सिर्फ पत्थर की दीवारों और ईंटों की छतों को नुकसान पहुंचा रहा था। दुर्भाग्य से एक परेशान सिटीजन अपने घर से बाहर निकला और सड़क पर भागा, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर पड़ी। लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उसकी ओर गिर रहा था, लेकिन आखिरी पल में बिजली की एक किरण उस बूढ़े आदमी की ओर चमकी। नीली रोशनी के चमकने से पहले लकड़ी का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया और बिना नुकसान पहुंचाए जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़े आदमी ने पलटकर देखा तो जैक उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर उसकी रक्षा कर रहा था। थैंक यू सो मच, बूढ़ा घबराने के बाद भी खुश होकर बोला। हाँ, अब पकड़ लिया, टोनू खुश होकर बोला। टोनू हवा से नीचे कूदा और दोनों हाथों से अपना खंजर थाम लिया, जिसकी धार से बर्फ और ठंड छील रही थी। 4
स्टार मंत्र इतना तेज हमला था कि जैक भी उसका जवाब नहीं दे पाता। ये देख वो बूढ़ा आदमी डरते हुए बोला, ये मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। जैक ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने बस बूढ़े आदमी को उसकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। जैसे ही खंजर उसके सिर को 2 टुकड़ों में चीरने वाला था, एक अदृश्य प्रिज्मीय ढाल टोनू के दमिश्क स्टील ब्लेड से टकरा गई। बर्फ के कणों ने उस ढाल को काटने की कोशिश की और उसे भंगुर बनाने की कोशिश की, लेकिन जैक के ने आग के जादू का इस्तेमाल कर उसे पूरी तरह पिघला दिया। दोनों के टकराव से छोटी छोटी चिंगारियां निकली, क्योंकि उनके जादुई कण एक दूसरे को रद्द कर रहे थे। ये डिफेंस क्या है? टोनू ने चिल्लाया। मौका मिलते ही बूढ़ा आदमी सुरक्षित घर के अंदर भाग गया, तो जैक पलटकर टोनू की ओर मुड़ा। उसकी आंखें शांत और बेफिक्र थीं। एक हाथ उसकी तलवार की मूठ पर था और दूसरे में एक चॉकलेट बार, जो न जाने कहां से आ गई थी। जैक चॉकलेट खाते हुए आगे बढ़ा और टोनू को अपने खंजर पर कंट्रोल कम होता महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि अदृश्य ढाल उसके दमिश्क स्टील ब्लेड को खा रही थी, उसे धातु के टुकड़ों में बदल रही थी। ये नामुमकिन। टोनू घबराकर बुदबुदाया, सॉरी, लेकिन अब तो तू गया बेटे, जैक ने कहा और अपनी तलवार हवा में उठाई। अब टोनू को एहसास हुआ कि यह तलवार उसकी पहली वाली तलवार से बिल्कुल अलग थी। यह हल्के नीले रंग की चमक रही थी, मानो शुद्ध बिजली से बनी हो। तुम्हारा 1 मिनट पूरा हो गया। इतना बोलते हुए जैक ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे बिजली चमकी और टोनू के कंधे से लेकर जांघ तक एक गहरा घाव हो गया। वो 50 मीटर दूर जा गिरा और शहर की दीवारों से टकराकर मलबे में दब गया। तुम्हारा 1 मिनट पूरा हो गया। इतना बोलते हुए जैक ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे बिजली चमकी। All right, everybody, welcome back to Startup Basics. This is the program where